हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ड पॉइंट में। एनटीपीसी सिक्सटीज वन की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें कि 30 प्रैक्टिस सेट है। आपका पहला प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाला जा चुका है। अभी अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए और अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है 893 प्लस 786 का स्क्वायर माइनस के 893 माइनस 786 का स्क्वायर बटे में 893 इंटू 786 किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है क्या, कि यदि आपको इस तरह का फॉर्मेट मिले जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में क्या हो ए बी, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, हमेशा 4 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, हमेशा 4 के बराबर होती है। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 893, बी की वैल्यू 786 और बटे में आपको जो ए बी दे रखा है वो भी आपकी सेम ही वैल्यू होगी। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 4 निकल के आएगी। ठीक है, कितनी निकल के आएगी, 4। ये 4 कैसे निकल के आएगी अभी आपको बता देता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा, 4। ये 4 कैसे आती है आप इस पर समझ लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है तो समझने के लिए आप इस पर आराम से समझ सकते हैं। देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है बीच में, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab यही होता है। और बटे में कितना दे रखा है, ए इंटू बी। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, अंदर जाएगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 2ab बटे में आपका ए भी दे ही रखा है पहले से। तो देखिए ये माइनस वाला प्लस से खत्म, प्लस वाला माइनस से खत्म। 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा आपका 4ab और बटे में कितना दे रखा ab, ab से ab खत्म, कितना बच जाएगा आपका 4। तो इस तरह से ये 4 निकल के आता है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेट दिखाई दे तो आपको डायरेक्ट आंसर लगा देना है 4। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 की पावर n प्लस 3 माइनस 32 इंटू 6 की पावर n प्लस 1 बटे में 6 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 6 की पावर n प्लस 1, इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान भी निकालते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो संख्या दे रखे इस ऊपर वाली लाइन में से, ऊपर वाली लाइन में से 6 की पावर n कॉमन ले लीजिए। 6 की पावर n प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए। 6 की पावर n प्लस 1 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6 की पावर 2 बचेगा माइनस यहाँ कितना बचेगा 32। ठीक है, नीचे वाली लाइन में भी क्या करिए, 6 की पावर n प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए। नीचे वाली लाइन में क्या बचेगा, खाली 6 की पावर 1 यानी कि 6 बचेगा माइनस कितना बचेगा 2। ठीक है, अब 6 की पावर n से 6 की पावर n प्लस 1 खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। ऊपर कितना बचेगा, 6 की पावर 2 माइनस के 32 यानी कि 6 की पावर 2 कितना होता है 36 माइनस के 32 बटे में 6 माइनस के 2 कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 4, नीचे बचेगा 6 माइनस के 2 यानी कि 4। 4 से 4 खत्म यानी कि कितना आएगा आपका आंसर 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा, 1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P प्लस दर्शाता है, Q गुणा दर्शाता है, R सॉरी P डिवाइड दर्शाता है। ये चिन्ह किसका है, डिवाइड का है, और ये आपका गुणा का है, ये प्लस का है। R किसको दर्शा रहा है, R दर्शा रहा है प्लस को और S दर्शाता है माइनस को। तो इस समीकरण का पूरे का मान बताना है, मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रख दीजिए, फिर आपको बोर्ड मार्क्स के नियम के हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे आपको दे रखा 18 है, फिर दे रखा क्यू, क्यू का मतलब क्या है गुणा, फिर दे रखा 12 है, फिर दे रखा पी, पी का मतलब क्या है भाग, फिर है आपका 4 और 4 के बाद में क्या है आर, आर का मतलब क्या है प्लस, फिर दे रखा आपका 5, 5 के बाद में क्या है एस, एस का मतलब क्या है माइनस। ये आपका समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड मार्क्स नियम क्या कहता है, सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करिए। तो 12 में 4 का भाग करेंगे कितना आएगा 3, तो 18 गुणा 3 प्लस के 5 माइनस के 6। ठीक है, फिर भाग के नंबर आएगा गुणा का, 18 दिया 54 प्लस 5 प्लस सॉरी माइनस के 6। अब गुणा हो गया, गुणा के बाद नंबर आता है जोड़ का, तो 54 प्लस 5 कितना होता है 59, 59 में से 6 घटा दें कितना बचेगा आपका 53। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा 53, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर,
नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मदर टेरेसा, रीता फारिया, एनी बेसेंट या फिर किरण बेदी। तो भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? मैंने अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था ये वाला क्वेश्चन कि वो थी आपकी मदर टेरेसा। इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और ये भारत की पहली महिला भी थी। यदि आपसे पूछ लिया भारत के पहला व्यक्ति कौन था, प्रथम व्यक्ति, तो वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वही भारत के अलावा पूरे एशिया के भी पहले व्यक्ति थे जिनको ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर। और यदि बात करें रीता फारिया की, तो रीता फारिया कौन थी? रीता फारिया पहली मिस यूनिवर्स थी। ठीक है, सॉरी मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया। और किरण बेदी कौन थी? किरण बेदी पहली आईपीएस महिला थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट तो आपको पता ही होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो वो आपकी एनी बेसेंट थी, प्रथम महिला अध्यक्ष। वो कौन थी? तो वो आपकी एनी बेसेंट ही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। क्लियर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? TR होम्स, BD सावरकर, डिजरायली या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो दी थी वो दी थी आपकी BD सावरकर ने। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1907 में, तभी संज्ञा दी थी कि जो 1857 विद्रोह था वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन क्या पूछ जाते हैं कि जो अलग अलग क्षेत्र में विद्रोह हुए थे उनका नेतृत्व किस किसने किया था? तो सबसे पहले नोट करिए झांसी का। झांसी में किसने नेतृत्व किया था विद्रोह का? तो रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, बिठूर में किसने किया था? तो नाना साहब। ठीक है, और लखनऊ कह दीजिए या फिर अवध कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे अवध था। तो अवध में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल। ठीक है, अब बात करें आरा। आरा जो जिला है बिहार का, वहाँ पे किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने। ठीक है, कुंवर सिंह। तो ये कुछ पॉइंट हैं वो भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी अंग्रेजी एवं गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? देखिए, ये दो गोले बने हुए हैं, एक अंग्रेजी का है, एक गणित का है। ये किसका डेटा बनाया जा रहा है? ये उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का डेटा बनाया जा रहा है। पहले बोला है कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में और 75% विद्यार्थी अंग्रेजी एवं गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। सबसे पहले हम जो डेटा भरते हैं वो दोनों का भरते हैं। तो 75 वाले कितने हैं? ये वाला पार्ट आएगा 75 में, बीच वाला जो दोनों में कॉमन है। तो 75% किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब बोला कि अंग्रेजी में कितने हैं? 80%। तो ये पूरा गोला अंग्रेजी का है, इसमें से 75 भी इसका शामिल है। तो ये वाला हिस्सा कितना बचेगा? तो 5% बचेगा, क्योंकि पूरा 80% वो दिखा रहा है। ऐसे ही गणित में कितने हैं? 85%, जिसमें से 75% तो यही शामिल हो गया गणित में। तो ये डेटा कितना बचेगा? 10%। और ये सब कौन है? पास होने वाले। तो कुल मिला 5 कितने हुए? 5 + 75 यानी कि 80 + 10 यानी कि 90। यानी कि 90% बच्चे क्या हुए हैं? पास हुए हैं। पास मतलब उत्तीर्ण हुए। तो फेल कितने हुए होंगे? तो फेल होने वाले हुए 100 - 90 यानी कि 10%। ठीक है, फेल होने वाले कितने हैं? तो 10% बच्चे क्या हैं? फेल होने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में कितने बच्चे फेल हुए हैं? तो 40 विद्यार्थी फेल हुए हैं। कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं? तो 40 विद्यार्थी फेल हुए हैं। इसका मतलब 10% की वैल्यू आपको दे रखी है 40। पूछा क्या? कुल बच्चे पूछा है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका ये 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना, यानी कि 400। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चे कितने थे? तो कुल मिला के जो बच्चे थे वो आपके 400 थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि निम्न चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? तो इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो देखिए, आपको पता है जो इस तरह से गोला बनता है, ठीक है,
ये वाला, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? तो इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो 8 त्रिभुज तो यही हो गए। उसके अलावा 1 2 3 4, 8 और 4 12, कुल मिला कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो 12 त्रिभुज हो जाएंगे। क्लियर? इस पूरे में कितने त्रिभुज हैं? तो इस पूरे में 12 त्रिभुज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षरों का समूह निम्न में से कौन सा होगा? एल एम एन ओ, तो अगला कौन सा आएगा? यहाँ पे पी आएगा, क्योंकि एल के बाद में एम आया, फिर एन आया, फिर ओ आया, तो कितना आएगा? पी। ऐसे एक्स, एक्स के बाद में क्या है? टी, यानी कितना कम हुआ है? तो 4 कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 4, क्योंकि एक्स का नंबर कितना होता है? 24, टी का होता है 20, यानी 4 कम हुआ है। फिर आगे फिर 4 कम हुआ है, आगे फिर 4 कम हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, तो आगे कितना कम होगा? 4 कम होगा। तो एल में से 4 कम कर देंगे, यानी 12 में 4 कम करने में कितना आएगा? 8। 8 नंबर किसका होता है? तो एच का होता है। तो आपके शुरू की लेटर कितना होनी चाहिए? पी एस से शुरुआत होनी चाहिए, जो कि आपके एक ही ऑप्शन में है। यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, यूनान का पठार, या फिर ब्राजील का पठार? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? पामीर का पठार है। इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। ठीक है, दुनिया की छत भी किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को ही दुनिया की छत कहते हैं। ठीक है, पामीर के पठार का एक हिस्सा है तिब्बत का पठार, जो कि अब किसके कब्जे में है? तो चीन के कब्जे में। ठीक है, मानसरोवर झील कहाँ पर है? तो तिब्बत के पठार में ही है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है आपका शुक्र। बात करें शुक्र की, तो शुक्र के संबंध में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो भी आपका कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो भी आपका शुक्र है। और पृथ्वी की बहन, या फिर आप कह सकते हो पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? वो भी आपका कौन सा है? शुक्र है। इसके अलावा बुध और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कि क्या है? इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई भी उपग्रह क्या है? इनका नहीं है। किन किन के? बुध और शुक्र दोनों के। इसके अलावा बात करें बुध की, तो बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। इसके अलावा सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? तो सूर्य के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा है? तो वो भी आपका कौन सा है? बुध ही है। इसमें एक ग्रह और दिया हुआ है यहाँ बीच में, शनि। तो शनि के बारे में एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है? वलय पाए जाते हैं। ठीक है, वलय अथवा रिंग पाए जाते हैं। चूंकि यहाँ पे जगह कम है, तो आपको जो बोला जा रहा है वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ क्या है? वलय पाए जाते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्र माइनस के 4 बटे में एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2 का गुणनफल क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा कि इन दोनों गुणनफल क्या होगा, तो गुणा कर लेते हैं। इन दोनों गुणनफल निकालना है, इन दोनों गुणनफल क्या होगा? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, यही होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। तो इसको हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर बटे में कितना जाएगा? एक्स प्लस 1। ठीक है, इधर क्या करना है आपको? ऊपर से 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? एक्स प्लस 1 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा एक्स माइनस के 2। क्लियर? अब क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, वही इसको अप्लाई करिए इसमें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2 इंटू ए माइनस के बी यानी एक्स माइनस के 2 बटे में कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 1। ठीक है, इधर क्या है? 2 का गुणा है, फिर एक्स प्लस 1 है, बटे में कितना है? एक्स माइनस के 2 है। ये आप इसको सॉल्व करिए। एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 खत्म, एक्स माइनस के 2 से एक्स माइनस के 2 भी खत्म। कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 2 गुणा एक्स प्लस के 2। ठीक है, तो यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर, 2 गुणा एक्स प्लस 2। अच्छा, इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए। 2 गुणा कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 4। क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं था और ये आपका ऑप्शन में है, तो यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर, 2x प्लस के 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, 729 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? देखिए
पहले जो मिश्रण था 729 लीटर, उसमें दूध और पानी कितना था, यानी मिल्क और वाटर कितना था, 7:2 के अनुपात में था। लेकिन जब उसमें पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:3 हो जाता है। ठीक है, कब, जब पानी मिला दिया जाता है तब। इसका मतलब दूध तो मिलाया नहीं गया था, तो दूध की मात्रा तो दोनों कंडीशन में सेम होनी चाहिए, जो कि आपकी सेम है भी। ठीक है, तो बढ़ाया क्या गया था, बढ़ाया गया था पानी। तो पहले पानी 2 था, अब कितना हो गया, 3। कितना बढ़ाया गया, तो 1 यूनिट बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया, 1 यूनिट बढ़ाया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पहले कुल मात्रा कितनी थी, 7 और 2 9 यूनिट। कितनी मात्रा थी, तो 7 और 2 9 यूनिट मात्रा थी, जो किसके बराबर दे रखी है, 729 के बराबर। ठीक है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 729। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 729/9, यानी कि 81। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 81। और आपसे पूछा क्या है, बढ़ाई गई, बढ़ाया मतलब मिलाया गया पानी, जो कितना मिलाया गया है, 1 यूनिट ही मिलाया गया है। इसका मतलब जो पानी मिलाया गया वो कितना मिलाया गया होगा, 81 लीटर। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। क्या सरकारी और निजी कर्मचारियों के वेतनमानों को एक समान बनाया जाना चाहिए। तो तर्क दे रखे हैं, 2 तर्क हैं। हाँ, इससे कर्मचारी अधिक निष्ठा से काम करेंगे और अपनी नौकरी नहीं बदलेंगे। नहीं, यह प्रतियोगिता की भावना को रोक देगा और अंततः इससे उत्पादकता और लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें कौन सा तर्क प्रबल है, अगर प्रबल तर्क पूछा है तो देखिए, पहला तर्क तो प्रबल नहीं होगा, बाकी दूसरा वाला जो है वो आपका तर्क क्या है, प्रबल है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इसकी खोज किसने की थी। रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या फिर रोनाल्ड रॉस। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इसकी खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। बात करें एडवर्ड जेनर ने, इसने किसकी खोज की थी, तो चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। इसके अलावा लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, तो रेबीज के टीके की खोज, रेबीज के टीके की खोज। और रेबीज किसके काटने से होता है, तो कुत्ते के काटने से होता है। तो इसकी टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो है, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल या फिर ये सभी। तो आपको पता है कि जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उन सभी की मुद्रा क्या है, यूरो है। और यूरोपियन यूनियन में ये तीनों ही देश शामिल है, इसका मतलब इन तीनों ही देशों की जो मुद्रा होगी वो क्या है, यूरो ही होगी। यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं, तो 28 देश अभी वर्तमान में शामिल हैं, जिसमें से ब्रिटेन शामिल नहीं है। ब्रिटेन एग्जिट कर गया था, जिसको क्या क्या कहा गया था, ब्रेग्जिट कहा गया था। ठीक है, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से निकलना ब्रेग्जिट कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, टिन का एक टुकड़ा आयत की आकृति में जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इसका उपयोग कर एक बंद घन निर्मित किया जाता है, तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए, आपको पता है कि जो टीन का टुकड़ा है वो किसके आकार का है, आयत के आकार का है। तो जो आयत के आकार का होगा, तो जब उसको मोड़ के, है ना, क्या बनाया जा रहा है, घन बनाया जा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में जो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, जो किसके बराबर होगा, जो बराबर होगा घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, जो किसके बराबर होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है, अब दोनों चीज़ों को बराबर रख दीजिए। आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है 12 और 8, जो बराबर रख दीजिए 6 इंटू भुजा के स्क्वायर के। तो देखिए, तो 6 इंटू भुजा को मान लेते हैं ए, तो ए का वर्ग बराबर हो जाएगा 12 गुणा 8, क्योंकि 12 लंबाई दे रखी है और 8 चौड़ाई दे रखी है। यानी कि ये आपका घन का क्षेत्रफल हो गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 से कटेगा आपका ये 2 बार, 8 दूनी 16, यानी कि ये इसका बराबर कितना मिल गया, 16। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अंडर में 16, यानी कि 4। इसका मतलब घन की भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र का संबंध भारत से है, तो टेक्सास का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है, कनाडा से होगा, मेक्सिको से होगा, ब्राजील से या फिर यूएसए से। तो देखिए, महाराष्ट्र कहाँ पे है, भारत के अंदर है, तो टेक्सास किस देश के अंदर है,
कनाडा में है, मैक्सिको में है, ब्राज़ील में है या फिर यूएसए में? तो आपको पता है टेक्सास कहाँ पर है? टेक्सास आपका यूएसए में ही है। ठीक है, टेक्सास कहाँ है? यूएसए में है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूएसए की राजधानी क्या है। यूएस की राजधानी क्या है? क्लियर? और ये किस नदी के किनारे भी स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? 101, 123, 147, 173। नेक्स्ट क्या होगा? तो देखिए 101 कैसे बना है? तो 101 बना है 10 का वर्ग प्लस 1, 10 का वर्ग प्लस 1। 123 कैसे बना है? 11 का वर्ग प्लस 2। 147 कैसे बना है? 12 का वर्ग प्लस 3। ये बना है 13 का वर्ग प्लस 4। आगे संख्या कितनी आएगी? 14 का वर्ग प्लस 5। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। तो 196 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 196 प्लस 5 यानी कि 201, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये बना हुआ 10 का वर्ग प्लस 1, ये 11 का वर्ग प्लस 2, 12 का वर्ग प्लस 3, 14 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 4। तो यहाँ पे कितना आएगा? 14 का वर्ग प्लस 5। क्लियर? इस तरह से आपका राइट आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए, सेशल्स की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, विक्टोरिया, रबात या मजूरो? तो देखिए सेशल्स क्या है? सेशल्स एक देश है जो कि आपका हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में आपके जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से थोड़ा दूर यानी कि लगभग 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर के आसपास स्थित होगा। और ये कई द्वीपों का क्या है? द्वीप समूह देश है। जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी आपकी विक्टोरिया है। क्लियर? इसकी राजधानी क्या है? तो विक्टोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, इसी दिन क्या होता है? इसी दिन नोबेल पुरस्कार को बांटा जाता है। इसी दिन नोबेल पुरस्कार को बांटा जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? तो ये आपका 1948 से मनाया जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस। ठीक है, ये भी साथ में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दो शहर ए और बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर लौट आती है। तो कार की औसत चाल क्या है? देख, जब आपको कार की औसत चाल पूछिए और दोनों स्थानों के बीच की क्या है दूरी, क्या हो? सेम हो। ठीक है, दूरी क्या हो? सेम। जैसे कि यहाँ पे 360 किलोमीटर दे रखी है। दोनों ही कंडीशन में क्या है? इधर से इधर जाएगी तब भी दूरी सेम है, इधर से इधर आएगी तब भी दूरी सेम है। तो फिर आपको वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। इस दूरी का कोई यूज नहीं होता है इसमें। फिर फॉर्मूला क्या लगाना है आपको? 2x/y अपॉन में x प्लस वाई। ये किसके लिए है? ये एवरेज स्पीड निकालने के लिए। लगा दीजिए फॉर्मूले को। 2 गुणा x क्या है? x आपकी पहली स्पीड यानी कि 40, बाई क्या है? दूसरी स्पीड यानी कि 60, बटे में x प्लस वाई यानी दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 खत्म। 6 चौक 24 दूनी 48, यानी कि स्पीड कितनी आ जाएगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आएगी? औसत स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। यानी 360 का यूज इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि जब दूरी सेम होती है तो फिर आपको क्या होता है? उसमें फिर इसका यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं। 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे? पूछा कितना है? 1 घंटे में। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये जो गोलियां दाग रहे हैं वो एक साथ कितने समय के बाद दागेंगे। तो एक साथ जो समय निकालेंगे वो कैसे निकलता है? वो ये जो समय दे रखा है 6, 7, 8, 9 और 12, इन सेकंड का क्या करना है? हमें एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे? तो वो देखिए, जैसे कि 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम जो आएगा उतने सेकंड के बाद ये क्या करेंगे? एक साथ गोलियां दागेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए, 12 है इसमें। 12 किससे कटा? 6 से कटा है, इसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 12 कट गया 6 से। अब 12 का पारा पड़िए, 12 दूनी 24। 24 किससे कट रहा है? 24 कट रहा है आपका 8 से। ठीक है, अब चूंकि 24 कटा है 8 से, आपको 24 का पारा पड़ना है। 24 दूनी 48, 24 दिया 72। ठीक है, चूंकि 48 पे तो कोई कट नहीं रहा था। ठीक है, 72 पे क्या कटेगा? ये 9 से कट जाएगा। क्लियर? 72 हो गया आपका।
अब बच्चा क्या है 7, आपको पता है कि 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो अब आपको डायरेक्ट क्या कर देना, 72 में 7 का गुणा कर देना है। कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50, यानी कि 504। इसका मतलब ये जो गोलियां दागी जा रही हैं वो एक साथ कब दागी जाएंगी, 504 सेकंड के बाद में। कितने सेकंड के बाद में, तो 504 सेकंड के बाद में एक बार वो गोलियां दागी जाएंगी एक साथ। आपसे पूछा कि एक घंटे में कितनी बार दागी जाएंगी, तो एक घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, एक घंटे में होती है 3600 सेकंड। तो एक बार दागी जाने में कितना समय लग रहा है, 504 सेकंड। तो 3600 सेकंड में कितनी बार दागी जाएंगी, तो 504 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 9 से कटेगा, 9 पंजे 45, 5 बचे 9 छः 54, 9 से कटेगा आपका 400 बार। ठीक है, उसके बाद 4 से कटेगा आपका ये 14 बार, 4 से कटेगा 100 बार, और 100/14 कितना होता है, 14×7 = 98, लगभग लगभग 7, यानी कि लगभग लगभग 7 बार आपका ये गोलियां दागी जाएंगी एक घंटे में। आपको पूछा क्या था, कितनी बार दागी जाएंगी, तो 7 बार एक साथ दागी जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर 2, 7। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मतलब वो सर्किल में घूमते हैं कुछ लोग, फिर वो कितने समय के बाद में एक साथ मिलेंगे, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना होता है उसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 97 निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कोई वर्ग आयत नहीं है, एक वर्ग का गोला बना लीजिए। कोई वर्ग क्या है, आयत नहीं, एक आयत का बना लीजिए। पूछा है कि सभी आयत क्या है, त्रिभुज हैं, तो सभी आयत क्या है, त्रिभुज है। इस तरह से बनेगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकल सकता है इससे, कुछ त्रिभुज वर्ग है तो कुछ त्रिभुज वर्ग है तो नहीं है, कुछ त्रिभुज आयत है तो कुछ त्रिभुज आयत है तो है, यानी केवल निष्कर्ष 2 आपका निकल रहा है। क्लियर, ये आपका मेन डायग्राम से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक एंजाइम क्या है। प्रोटीन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, वसा होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो रासायनिक एंजाइम क्या होते हैं, ये आपके एक तरह के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम आपके हमेशा प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कौन थे। दादा साहब फाल्के, ए आर रहमान, पृथ्वीराज कपूर या फिर सत्यजीत रे। तो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था भारतीय सिनेमा के, वो थे आपके सत्यजीत रे, जिन्हें 1992 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय सिनेमा के पिता कौन है, तो भारतीय सिनेमा के पिता हैं दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा के पिता कौन है, दादा साहब फाल्के। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से विषम शब्द को चुनिए। वर्ग, गोलक, आयत या फिर वृत्त। तो इसमें भिन्न कौन सा है, तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो इसमें भिन्न हो जाएगा गोलक। क्यों भिन्न हो जाएगा, क्योंकि वर्ग, आयत और वृत्त ये आपके सब ये तीनों क्या है, ये आपके 2D फिगर है, यानी 2 डायमेंशन चाहिए इसके लिए, क्योंकि गोलक क्या है आपका 3D फिगर है, यानी इसके लिए आपको 3 डायमेंशन की आवश्यकता होगी। यानी इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, जबकि इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। क्लियर, नेक्स्ट है ए, सी जी, जे एन और एम ओ, इसमें भिन्न कौन सा है। देखिए इसमें भिन्न कौन सा हो सकता है, ए और ई के बीच में कितने गैप है, तो 4 का। सी और जी के बीच में कितने गैप है, 4 का। जी और एन के बीच में 4 का। एम और ओ के बीच में कितने गैप है, तो 2 का। ठीक है, क्योंकि ए का नंबर 1, ई का नंबर 5, तो 4 का गैप। सी का 3, जी का 7, 4 का गैप। जे का 10, एन का 14, 4 का गैप। एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, 2 का गैप। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, नेक्स्ट देखिए। देखिए क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु को जोड़ा जाता है तो कक्षा की औसत आयु कितनी हो जाती है, 19 हो जाती है। तो शिक्षक की आयु बताइए। देखिए शिक्षक की आयु कैसे निकालेंगे, एक तरीका तो आपका ये होता है कि 35 विद्यार्थियों की आयु कितनी है, 18 है, दोनों गुणा कर लीजिए, फिर 36 का गुणा 19 में कर दीजिए, दोनों घटा दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको कैसे करना है, आपको सोचना है कि ये 19 कैसे हुआ। 19 इसलिए हुआ, 18 से 19 इसलिए हुआ क्योंकि जो शिक्षक आया है वो अपने एवरेज से क्या है, ज़्यादा उम्र का आया है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा उम्र लेके आया था, एज लेके आया था, वो सब में बटी थी, जिसकी वजह से सब में एक एक क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखिए कितना लाया होगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि कोई नया व्यक्ति आता है और वो एवरेज के बराबर ही संख्या लेके आता है,
यानी कि यदि मान लीजिए शिक्षक आया था और यदि वो 18 साल का ही होता, जितना कि एवरेज दे रखा है, तो आपके कुल एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इसमें जाता भी तो वो 18 साल का जाता, तो उसके पूरे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एवरेज के बराबर कोई संख्या आती है या फिर एवरेज के बराबर कोई संख्या जाती है, तो हमारे औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन क्या है, औसत हमारा क्या है, बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, तो प्लस के 1 बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि 18 था 19 हो गया, यानी 1 बढ़ गया। अब ये समझिए कि जो व्यक्ति आया होगा, यानी जो टीचर आया है, वो 18 साल का तो होगा ही होगा, क्योंकि औसत के बराबर तो उसे लाना ही पड़ेगा। उसके अलावा कितना एक्स्ट्रा लेके आया होगा, तो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। अब कितने लोगों पे बढ़ा है, 35 विद्यार्थी पहले से थे, एक वो खुद हो गया, यानी कि हर एक के हिस्से में कितना कितना बढ़ गया, एक एक बढ़ गया। कितने लोगों पे, तो 36 लोगों पे, यानी कि वो 36 और एक्स्ट्रा लेके आया होगा, जिसकी वजह से हर एक के हिस्से में एक एक बढ़ गया। तो कुल मिला के वो कितना लेके आया होगा, तो 36 + 18 कितना होता है, 54। इसका मतलब जो आने वाला से टीचर था वो कितने साल का था, तो वो आपका 54 साल का था। ठीक है, जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आपको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो आपका क्या आंसर निकल के आ जाएगा एक बार में, 54 बस। क्लियर। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम का आपसे अयस्क पूछा है कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, यानी कि एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट, तांबा, मैंगनीज या फिर अभ्रक। तो एल्यूमिनियम जो प्राप्त होता है वो किससे होता है, वो आपका बॉक्साइट, यानी कि जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ पर है, तो जब आप भारत का नक्शा देखेंगे इस तरह से, यहाँ पे पड़ेगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा में पड़ती है आपकी चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, ना कि सबसे बड़ी झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आपकी पुलद झील है। लेकिन सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो वो आपकी चिल्का झील है। ठीक है, जो कि आपकी खारे पानी की झील है। तो ये झील किस राज्य में है, तो ये आपकी उड़ीसा राज्य में है। आपसे यही पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, सॉरी कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो कौन सी है, जो आपकी चिल्का झील है। क्लियर। और आपको यदि और डिटेल में जानना है तो चिल्का झील कैसी झील है, तो ये आपकी लैगून झील है। ठीक है, लैगून टाइप की झील है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 28 मीटर है, 66 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए, जब पहिया एक चक्कर लगाता है तो वो अपनी प्रति के बराबर दूरी तय करता है। यानी ये क्या है, पहिए की प्रति होती है, तो पहिए की प्रति के बराबर क्या करेगा, एक चक्कर लगाने में उसे दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि एक चक्कर जब लगाएगा तो वो अपनी प्रति के बराबर दूरी कवर करेगा। तो 66 किलोमीटर चलने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो 66 बट्टे उसकी प्रति। मान लेते हैं कि ये पहिया जो है वो, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, तो इसकी प्रति कितनी होगी, प्रति होती है वृत्त की, चूंकि पहिया क्या होता है, वृत्ताकार होता है, तो इसकी प्रति क्या हो जाएगी, 2πr। क्लियर। अब 66 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा। अब देखिए, आर की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे, चूंकि व्यास 28 सेंटीमीटर का है, तो व्यास का आधी होती है त्रिज्या, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 28 की आधी कितनी हो जाएगी, 14। आपको आर की वैल्यू पता चल गई, अब बस इसमें भाग कर दीजिए। तो देखिए 66 किलोमीटर, चूंकि ये किस में दे रखा है, मीटर में, 1 किलोमीटर में दे रखा है, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1000 से हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा। तो 66,000 मीटर में जब हम 2πr से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2πr से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि ये कुल दूरी हो गई, और एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलता है, तो 2πr के बराबर चलता है। तो चक्कर की संख्या आपको यहाँ से निकल के आ जाएगी, यानी कि चक्कर बराबर कुल दूरी बट्टे में 2πr। 2πr मतलब परिधि, बस वैल्यू रख दीजिए। तो 66,000 बटे में 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, गुणा आर की वैल्यू कितनी है, 14। बस 7 से कटेगा आपका ये 2 बार। ठीक है, 22 से कटेगा आपका ये 22×66, यानी कि 3000 बार। तो ऊपर बचेगा 3000, नीचे कितने आएगा, 2 दूनी 4, कितना आएगा, 4। ठीक है, तो 4 से कितने को कटेगा, ये 4×7=28, 2 बचेगा, 4×5=20, यानी कि 750 चक्कर। यानी कितने चक्कर लगाएगा, तो 750 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। देखिए बनाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, ठीक है, कोई, यानी यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है,
वहां से स्पर्श रेखा खींच जाती है, यानी मान लीजिए यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींच जाती है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। त्रिज्या यहाँ तक कितनी है, तो आपकी 6 सेंटीमीटर की है। क्लियर। तो आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ में कितने अंश का कोण बनाती है, तो 90 अंश का कोण बनाती है। ये थ्योरम होती है, पता होनी चाहिए आपको। यानी कि स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ में कितने अंश का कोण बनाती है, तो समकोण बनाती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 10, ठीक है। ये दूरी तो त्रिज्या के बराबर है, यानी कि 6 के बराबर ही हो जाएगी। और आपसे पूछा क्या, स्पर्श रेखा की दूरी पूछिए, क्या पूछिए, स्पर्श रेखा। तो आपको पता है कि ये त्रिभुज कैसा बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। पूछा क्या आपसे, सॉरी, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। पूछा क्या है, आपका आधार पूछा है, आधार कितना होगा। तो आपको पता है पाइथागोरस में कैसे लगाते हैं, देखिए लंब दे रखा है 6, कर्ण दे रखा है 10, आधार आपसे पूछा है x। तो आपको मैं समझाया था कि एक जो बेसिक ट्रिपलेट होता है, क्या होता है बेसिक ट्रिपलेट, 3, 4 और 5, यानी 3 यदि लंब है, 4 यदि आधा है, तो 5 क्या होगा, कर्ण होगा। जब हम इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमारा नया ट्रिपलेट बनके तैयार हो जाता है। जब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 10। यानी यदि आपका लंब 6 है, कर्ण आपका 10 है, तो आपका आधार कितना होगा, आधार आपका हो जाएगा 8। इसका मतलब ये वाली भुजा कितनी होगी, ये वाली भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आपसे यही पूछा था स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको आप पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वहां से भी आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके खाली स्थान भरें। यानी आपको यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना है। देखिए 7, 6, 5, 51, 40, 28, 2, 4 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा यहाँ पे। तो देखिए 7 का वर्ग करते हैं हम, 7 का वर्ग प्लस 2, 7 का वर्ग प्लस के 2 कितना आएगा 51, 6 का वर्ग प्लस 4 कितना आएगा 40। इसका मतलब 5 का वर्ग प्लस यहाँ पे कितना आना चाहिए कि 28 बन जाए। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 में कितना जोड़ दें, तो आप कहेंगे कि 3 जोड़ दीजिए, तो 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा 3 आएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। यानी करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था। तो सबसे पहले बात करें कि करो या मरो का नारा दिया किसने था, तो महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल। तो ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उनका नाम था लिन लिथ गो, ठीक है। गो से याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में गो का नारा दिया था, मतलब भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, लिन लिथ गो। क्लियर। कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो 9 अगस्त 1942, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। किसने नारा दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। कौन सा नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है, एरन अभिलेख, भित्री अभिलेख, विदिशा अभिलेख या फिर प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो सती प्रथा की जो घटना का उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका एरन अभिलेख, ठीक है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख, इसको बोलते हैं पूरा भानुगुप्त का एरन अभिलेख, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है इस पर किसकी प्रशस्ति लिखा गया है, यानी किसकी तारीफें लिखी गई हैं। तो इसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस राजा से है, तो इसका संबंध है समुद्रगुप्त से। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखवाया था, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उनका नाम था हरिशेन, ठीक है। उन्होंने ये अभिलेख लिखवाया था।
तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। समुद्रगुप्त के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि समुद्रगुप्त को जगह ध्यान रख लीजिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्न अनुक्रम में लुप्त संख्या बताइए, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। 6 है, 11 है, 18 है, फिर 27 है, फिर आपका 38 है, फिर आगे क्या आएगा। देखिए क्या किया गया इसमें, तो 6 के बाद में कितना आया? 11, यानी कि प्लस के 5 हुआ है। 11 के बाद 18 प्लस के 7, 11 से 18 से 27 प्लस के 9, फिर प्लस के 11 हुआ है, फिर प्लस के कितना होगा? 13 होगा। यानी कि जब हम 38 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा? 51। इसका मतलब संख्या जो बीच में है वो कितनी आनी चाहिए? वो 51 आनी चाहिए। आपने 13 जोड़ दिया, आगे कितना जोड़ेगा? तो 15 जोड़ेगा। तो 51 में जब हम 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 66 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो बीच में संख्या है वो कितनी आनी चाहिए? वो आपकी 51 ही आनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, यदि बादल को सफेद, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी कहते हैं, तो पक्षी किसमें उड़ते हैं। देखिए इस टाइप का सवाल आए तो मैंने तो भी आपको पूरा सवाल पढ़ के सुनाया है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सीधे आप लास्ट वाली लाइन पे आइए। पक्षी किसमें उड़ते हैं? तो पक्षी आपको पता है हवा में उड़ते हैं। अब बस आप ढूंढ लीजिएगा हवा का अर्थ क्या है। तो हवा को क्या कहा गया है? नीला। इसका मतलब पक्षी किसमें उड़ते हैं? तो नीला में उड़ते हैं, ठीक है। तो आपको जो पढ़ने का समय है वो आपका बच जाएगा। आपको डायरेक्ट लास्ट लाइन पे आना है, फिर आप ढूंढना है कि उसका अर्थ क्या है। नेक्स्ट है, संख्या 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि वह 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो जाए। देखिए देखिए आपको बोला है कि 2055 में जब हम 27 से भाग करते हैं तो हमें कम से कम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए जिससे कि वो 27 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 27 का भाग कर लेते हैं। 27 से कितना आ जाएगा? ये 27 आपके 27 से कितना होता है? तो ये होते हैं आपके 189, ठीक है। कितना बचेगा शेषफल? तो ये बचेगा आपका 16, उतार लेंगे 5 का, 27 दिया 81 और 27 से 165, यानी 6 बच जाएगा। कितना बचेगा? 3। यानी कि यदि हम 2055 में से जो शेषफल बचा है उसको हम घटा देंगे तब भी संख्या 27 से पूरा पूरा कट जाएगी। लेकिन आपसे पूछा क्या है? कितनी संख्या जोड़ी जाए। कितनी जोड़ी जाए? तो इन दोनों का अंतर, यानी कि 27 माइनस के 3 कितना आ जाएगा आपका? ये 24। यानी कितना जोड़ दिया जाए? तो 24 उसको जोड़ दिया जाए तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? राइट आंसर निकल के आ जाएगा 24, ठीक है। यानी इससे आप इसमें 24 जोड़ देंगे ना तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 9720, यानी कि 2079। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। या फिर आप 2055 में से 3 घटा दीजिए तब भी आपकी क्या होगी? 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन आपसे जोड़ी वाली संख्या पूछी जा रही है तो आपको 27 में से यानी कि भाजक में से शेषफल आपको घटा देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? देखिए आप इस सवाल में 9 की विभाज्यता का नियम भी लगा सकते हैं। आपको पता है कि यदि कोई संख्या 27 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी, और 9 से विभाजित होने का शर्त क्या होती है? 9 से विभाजित होने की शर्त होती है कि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इसके अंकों का योग देखिए, 5 और 5 10, 10 और 2 12, यानी अंकों का योग कितना आ रहा है इसका? 12, ठीक है। अब हम 12 में कितना जोड़ते हैं कि हमें 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे इसमें 6 जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी जो संख्या हमारी जोड़ी जानी चाहिए उसकी संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए? तो 6 होना चाहिए। देखिए इसमें कितना है? 8 तो 10 है, 7 तो 9 है, 3 और 1 4 है, 2 और 1 2 4 6 है। आप इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर इलाहाबाद। तो अकबर का मकबरा अकबर ने खुद बनवाया था, जो थोड़ा बहुत अधूरा रह गया था उसको फिर बाद में जहांगीर ने पूरा करवाया था। ये कहाँ पे बना हुआ है? तो ये आपका सिकंदरा कहाँ पड़ता है? ये आपका आगरा में पड़ता है। तो इस सिकंदरा में बना हुआ है अकबर का मकबरा, ठीक है। ये हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध, सॉरी हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन, इस पांचों धर्मों का क्या है? मिक्स इसमें रूप है, ठीक है।
कहाँ पर है? आपका आगरा में पड़ता है सिकंदरा, वहीं पे क्या है? अकबर का मकबरा है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है? बैटन कप, दिलीप ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप या फिर नारंग कप? तो फुटबॉल संबंधित ट्रॉफी कौन सी इसमें? तो आपकी रॉबर्ट्स कप आपका फुटबॉल संबंधित है। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी भी संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है। इसके अलावा आपका मडेन का कप मडे का कप भी संबंध किससे है? तो आपका फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा बात करें दिलीप ट्रॉफी, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। नारंग कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन। और बेटन कप का संबंध किससे है? तो ये है हॉकी। क्लियर? ये पॉइंट भी आप लगे हाथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 18 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं, काम और समय वाले, उनको कैसे करते हैं? तो आपका जो समय दे रखा होता है काम का, उसका एलसीएम के बराबर हम क्या मानते हैं? टोटल काम को मान लेते हैं। जैसे 6 दिन और 18 दिन, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 6 और 18 का एलसीएम आपका 18 ही होता है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल काम है हमारा वो कितना है? 18 है। जिसको ए प्लस बी इन दोनों लोग मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? ये कर रहे हैं आपके 6 दिन में। और अकेला ए कितने दिन में कर रहा है? तो ये अकेला ए कितने दिन में कर रहा है? तो आपका 18 दिन में ही कर रहा है। ठीक है, यानी जब ए प्लस बी 6 दिन में पूरा 18 काम कर रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? ये 18/6 यानी कि 3 यूनिट। और ए 18 दिन में 18 काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो 1 यूनिट काम कर रहा होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब दोनों का काम एक दिन का 3 यूनिट है और ए का अकेले का एक दिन का काम 1 यूनिट है, तो बी का काम कितना होगा? 3 माइनस के 1 यानी कि 2। यानी कि बी का जो एक दिन का काम है वो कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का काम कितना है? एक दिन का 3 है और ए का अकेले काम कितना है? 1 है। तो इसका मतलब बी का एक दिन का काम कितना होगा? 3 माइनस के 1 यानी कि 2। यानी कि बी एक दिन में 2 काम करता है, तो पूरा 18 काम करने में कितना समय लगेगा? तो पूरा 18 काम करने में 18/2 यानी कि 9 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, 18/2 यानी कि 9 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे कैसे करेंगे इसको? डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पूरा तरीका बता दिया। यदि आपको कोई नया सवाल में मजे इस तरह का, तो आप आराम से इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? वो भी देखिए, ए और बी कितने दिन में कर रहा है? तो 18 दिन में कर रहा है। ये अकेला कितने दिन में कर रहा है? तो 9 दिन में कर रहा है। सॉरी, 9 दिन में नहीं, ए और बी कर रहे हैं 6 दिन में और ए अकेला कर रहा है 18 दिन में। बी का काम पूछा है तो दूसरे काम कैसे निकालते हैं? तो बी का काम कैसे निकलेगा? यानी कि ए गुणा यानी दोनों कामों का गुणनफल बटे में दोनों का अंतर यानी कि 12। ठीक है, दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का अंतर। तो 6 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 9 बार, यानी ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर देगा? तो 9 दिन में कर देगा। लेकिन आप इस सवाल को तो कर लेंगे इस टाइप से। ठीक है, लेकिन यदि सवाल में कुछ घुमा दिया लैंग्वेज में, तो आप फिर इसको इस टाइप से नहीं कर सकते। फिर आपको यहाँ पे बेसिक तरीका ही आपका काम आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके को फॉलो करिए। ये तरीके में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 था। एक व्यक्ति ने 2 उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके उसे 550.80 में खरीदा। यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी छूट कितने परसेंट थी? देखिए निकालते हैं इसे। देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए कि यदि हम अंकित मूल्य में से छूट परसेंटेज को हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें विक्रय मूल्य मिलता है। यानी कि हम जब अंकित मूल्य पर छूट दे देते हैं तो हम वो क्या मिलता है? हमें विक्रय मूल्य मिलता है। तो देखिए मान लेते हैं जो अंकित मूल्य है वो घड़ी का कितना है? ₹100 है, जिस पर पहली छूट दी गई है कितने परसेंट की? 10% की। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस के 10 बटे में 100। ठीक है, दूसरी छूट हमें पता नहीं है। ठीक है, सॉरी, अंकित मूल्य तो दे रखा है इसका 720, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 720 दे रखा है। तो पहली छूट दे रखी है 10%, दूसरी छूट हमें पता नहीं है, तो उसी मान लेते हैं 100 माइनस के x बटे में 100। ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य पर पहली छूट और दूसरी छूट देने के बाद हमें क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य मिलेगा, जो कितना है? जो आपका 550.80 है। बस इस समीकरण को सॉल्व करके एक्स की निकाल लीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? 720 गुणा 90 बटे में 100। ये हो जाएगा आपका 100 माइनस के x बटे में 100।
बराबर 550.80। यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए एक पॉइंट से तो एक वाला पॉइंट खत्म, अब 2 जीरो से 2 जीरो ये वाले भी खत्म, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसी 1 जीरो से हो गया, ये वाला जीरो भी एक खत्म। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब बचेगा आपको, ऊपर बचा 72 गुणा 9 गुणा 100 माइनस के x। ठीक है, तो बटे में 10 था, अब हम इधर को गुणा में ले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 55080। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। 9 से कटेगा ये एक बार, 9 से कटेगा आपका ये 9 चिंग 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 9 से काटते हैं इसको, 9 से कटेगा 9 8 72, 9 से काटते हैं इसको, 9 चिंग 54, कितना बचेगा आपका 7 9 8 72। ठीक है, 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 8 टू 64, 8 पंजे 40, यानी इधर कितना बचेगा, 1 इंटू 1 यानी एक ही, इधर बचेगा आपका 100 माइनस के x, इधर कितना बचेगा आपका 85। यहाँ से x वाला कितना मिल जाएगा, 100 माइनस के 85 बराबर 50। यानी कि जो दूसरी छूट दी गई है वो कितने परसेंट की दी गई है, तो आपकी 15% की छूट दी गई है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट है, यदि मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए देखता है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है। देखिए एक तरफ मंदिर है, एक तरफ रेलवे स्टेशन है, सूर्य इस तरफ से निकल रहा है। ठीक है, सूर्य को मंदिर के पीछे से निकलता हुआ, ये मान लीजिए मंदिर है। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन है, तो सूर्य मंदिर के पीछे से निकल रहा है। ठीक है, और छिप कहाँ रहा है, तो छिप रहा है आपका रेलवे स्टेशन के पीछे। तो ये कॉमन सी बात है, जिधर से सूरज निकलता है वो पूर्व दिशा होती है, होती नहीं होती है, और जिधर सूरज छिपता है वो पश्चिम दिशा होती है। पूछा क्या है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में होगा, यानी ये दिशा कौन सी होगी, जब ये पश्चिम है तो पश्चिम की अपोजिट कौन सी होती है, पूरब होती है, तो दिशा कौन सी हो जाएगी, तो पूरब ही होगी। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान दे रखा है, का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। ऑप्शन है आपके मौलिक क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार या फिर सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि अन्य न्यायालयों के विरुद्ध भी अपील सुन सकता है। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखा है इसको, सुप्रीम कोर्ट को, तो 4 अनुच्छेद हैं आपके, 132, 133, 134 और 136। इन अनुच्छेदों में इसको संविधान सर्वोच्च न्यायालय को आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्साई की संधि कब हुई थी, तो वर्साई की संधि कब हुई थी, तो वर्साई संधि आपका प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, जो कि आपका 1918 में हुआ था समाप्त, और 1914 में शुरू हुआ था। की समाप्ति के बाद में वर्साई की संधि हुई थी, यानी कि 28 जून 1919 को इसकी संधि हुई थी। ठीक है, और इस संधि के द्वारा जर्मनी पे बहुत तरह की शर्तें थोप दी गई, और जर्मनी का अधिकांश जो भाग था वो मित्र देशों ने अपने पक्ष में मिला लिया। ठीक है, मतलब उससे छीन लिया गया जर्मनी से, जिसके कारण क्या हुआ था, जो हिटलर हिटलर के अंदर देश भावना पैदा हुई थी, और वो उसने फिर द्वितीय विश्व युद्ध का वो कारण बना था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व का जो मुख्य कारण था वो क्या था, वर्साई की संधि ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश और सुरेश आपस में भाई हैं तथा राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए रमेश और सुरेश क्या है, आपस में भाई हैं। ठीक है, रमेश और सुरेश आपस में भाई हैं। क्लियर। आपसे बोला है कि राखी और गीता आपस में बहनें हैं, इसको भी लाइन को छोड़ दीजिए। रमेश का लड़का कौन है, गीता का भाई है। रमेश का जो लड़का है, ठीक है, वो गीता का भाई है। क्लियर, इसका मतलब गीता भी रमेश की लड़की हुई, और गीता की बहन कौन है, गीता की बहन है राखी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रमेश का लड़का गीता का भाई है। सुरेश और राखी का आपस में संबंध क्या है, यानी कि सुरेश राखी का कौन लगेगा, तो देखिए राखी कौन है, रमेश की लड़की है, तो यानी कि रमेश कौन हो गया, राखी का पिता हो गया। पिता का भाई कौन लगता है, चाचा लगेगा या ताऊ लगेगा, आप इसको अंकल कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखते हैं, पिता पुत्री चाचा भतीजी,
आपका ये चाचा भतीजी वाला ऑप्शन क्या है, एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि चाचा और भतीजी ये आपका हो रहा है। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। नीचे देखिए, दिए गए शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो केमिस्ट्री शब्द का बाएं से दाईं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा। यानी केमिस्ट्री को पहले तो आपको अल्फाबेटिकल अरेंज करना है, उसके बाद में आपको बताना है कि बाएं से दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा हो। तो पहले हम अल्फाबेटिकल इसको लगा लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, सी आएगा, फिर आपका ई आएगा। ठीक है, सी के बाद में ई, ई के बाद में क्या आएगा, एच आएगा, फिर आपका आई आएगा। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका आएगा एम आएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले सी आएगा, फिर आपका ई आएगा, फिर आपका एच आएगा, फिर आपका आई आएगा, फिर एम आएगा। तो हमें तो 5 में तक जाना था, है ना, 5 में तो पूछा था, तो हमें 5 में से मतलब है, आगे क्या क्या आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 5वां लेटर कौन सा आ जाएगा, तो 5वां लेटर आपका एम आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसके एम के बाद में कौन कौन आता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें 5 में तक ही जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कितने वर्षों में एक धनराशि 6.25% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी। दर क्या है, 6.25% और ब्याज क्या है, साधारण ब्याज है। तो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो पता ही होगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ऐसा ही, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। यही होता है, बस इसको लगा दीजिए। देखिए, कितने वर्षों में कोई धनराशि क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। दुगनी होने का मतलब क्या है, यदि मान लीजिए कोई राशि 1 थी तो अब कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी एक राशि कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसका मतलब ब्याज कितनी मिली होगी, ब्याज मिली होती है। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रण माइनस के मूलधन। यानी आपके 1 रुपया 2 रुपया हो गया, इसका मतलब 2 रुपये क्या बन गया, आपका मिश्रण बन गया। तो मिश्रण में से हम मूलधन को घटा देंगे तो हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। आपको पता है ना, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रण यानी कि ए माइनस के मूलधन। ये क्या होता है, मिश्रण होता है, बी क्या होता है, मूलधन होता है। तो जब हम मिश्रण में से मूलधन को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो कोई राशि 1 से 2 हो रही है, इसका मतलब 2 क्या है, आपका मिश्रण है, 1 क्या है, आपका मूलधन है। तो ब्याज कितना मिल जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा 2 माइनस के 1 यानी कि 1। ठीक है, तो आपको ब्याज कितने मिल रहा है, तो 1 रुपये ही ब्याज मिल रहा है। बस फॉर्मूला में रख दीजिए। देखिए, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। तो आपको 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितने रुपये पे, 1 रुपये पे ही। दर आप कितनी रखिए, 6 सही 1/4, यानी कि 6 चौक 24 और 1 25, 25 बट्टे में 4% की दर दे रखिए, गुणा समय, समय आपसे पूछा है, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, बस सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 100 इधर चला जाएगा, 100 बराबर 25 बटे में 4 गुणा टी। 25 से कटेगा आपका 4 बार, 4 गुणा 4 में करते हैं कितना आ जाएगा, 16। टी बराबर कितना आ गया, 16 वर्ष। ठीक है, टी बराबर कितना आ जाएगा, 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ये आपका बेसिक भी क्लियर हो गया, और आप चाहें तो इसको सेकंडों में कर भी सकते हैं। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, महाभाष्य है, मिताक्षरा है, मध्यमिक कारिका है, या फिर अष्टाध्यायी है। तो पाणिनि द्वारा रचित कौन सी है, अष्टाध्यायी। ठीक है, महाभाष्य किसकी है, तो पतंजलि की है, जबकि पाणिनि कौन सी है, तो अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस दर्शन के अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है। ठीक है, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, या फिर वैशेषिक दर्शन। तो ये जो दर्शन दिया था कि भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है, ये दर्शन दिया था कणाद ऋषि ने। किसने दिया था, कणाद ऋषि ने दिया था। और ये दर्शन कौन सा था, तो ये दर्शन था आपका वैशेषिक दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर पर 3 वर्ष के पश्चात 62,500 तथा 6 वर्ष के पश्चात 68,732 हो जाती है, तो 62,500 की राशि पर उसी दर से 4.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज आपसे पूछा है 4.5 वर्ष के लिए। देखिए, साधारण ब्याज आप तभी निकाल पाओगे जब आपको दर पता होगा। तो दर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो चक्रवृद्धि ब्याज रखिए उससे आप दर निकाल लीजिए। दर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला नोट करिए। उसके लिए A2 माइनस के A1 अपॉन में A1 बराबर R अपॉन 100 की पावर n, 2 माइनस के n1। यहाँ से हम पहले R निकालेंगे। A2 क्या है, दूसरा मिश्रण, A1 क्या है, पहला मिश्रण,
ठीक है। आर क्या है, दर है, N2 क्या है, दूसरा समय, N1 क्या है, पहला समय। क्लियर। अब इसमें रखते हैं तो A2 माइनस के A1 यानी कि दोनों का अंतर। जब 78,732 में से 16,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए 78,500 सॉरी 732 माइनस के 62,500 बटे में 62,500 बराबर आर हमें निकालनी है। बटे में कितना जाएगा 100। N2 कितना है 6 है और N1 कितना है तो 3 है। इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखिए तो 78,732 में से इसको हटाइए, कितना बचेगा ये, तो ये बचेगा आपका 2, यहाँ 3 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ से 1 यानी 16,232 बचेगा और बटे में कितना आएगा तो 62,500। ठीक है, बराबर आर बटे में 100 की पावर कितना आएगा तो 3 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा करते हैं, फॉर्मूले में थोड़ी गलती हो गई है। गलती क्या हुई है कि यहाँ पे आपका आएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर और यहाँ पे आपका आएगा A2 अपॉन में A1। ठीक है, इतना आएगा। इसको दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख लीजिए। A2 अपॉन में A1 बराबर होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर N2 माइनस के N1। ठीक है, इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। A2 कितना है तो 78,732 बटे में A1 कितना है तो 62,500 बराबर किसके हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर N2 कितना था 6 था, N1 कितना था 3 था। ठीक है, अब ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, कितने से कटेगा ये, देखिए 32 है और यहाँ डबल जीरो इसके अंदर 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा आपका ये 15,625, 4 से कटेगा आपका ये 4 एकम 4 और 4 नेम 36, 2 बचे 4 6 24, 3 बचे 4 32 और 4 3 12। ठीक है, यानी कि ऊपर कितना आया तो ऊपर आएगा आपका 19,683 बटे में 15,625 बराबर हो जाएगा ये आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए इधर चेक करिए। देखिए आर की वैल्यू आप तभी निकाल सकते हैं जब ये आपका पूर्ण घन संख्या होगी। तो आपकी किसकी घन है तो आपको घन निकालना आना चाहिए। तो ये संख्या किसकी घन है तो ये संख्या आपकी ऊपर वाली संख्या घन है 27 की, नीचे वाली घन है आपकी 15 की, सॉरी 25 की। यदि आपको घनमूल निकालना नहीं आता है तो आपको वीडियो देख लेनी चाहिए जो कि आपके चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, इसमें आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। क्लियर, अब घनमूल से घनमूल हट जाएगा, कितना बचेगा आपका 27 बटे में 25 बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन में 100। क्लियर, अब 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 27 बटे में 25 माइनस के 1 बराबर आर बटे में 100। तो 25 घटा देंगे इधर, 27 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 2 बटे 25 बराबर आर बटे में 100। 25 से कटेगा आपका 4 बार 4 दूनी 8, यानी कि आर की वैल्यू कितनी जाएगी, आर बराबर मिल जाएगा आपको 8%। ठीक है, अब जब आपको आर बराबर 8% मिल गया, आर बराबर कितना मिल गया, आर बराबर मिल गया आपका 8%। ठीक है, पूछा क्या 62,500 पर 4.5% के लिए 8% की तरफ से कितना ब्याज मिलेगा। आपको बताइए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन दे रखा है आपको 62,500, दर कितनी निकल गई 8, समय कितना है आपका 4.5 यानी कि 9 बट्टे में 2, बट्टे में कितना जाएगा 100। यही तो होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। 100 से 100 खत्म। ठीक है, 2 से कटेगा आपका 4 बार और 4 कितना बचेगा ऊपर 625, तो यहाँ से बचेगा और 4 बचेगा यहाँ से और 9 बचेगा आपका यहाँ से। क्लियर, अब देखिए कितना हो जाएगा आपका 625 गुणा 4 कितना होता है 2500, 2500 इंटू 9 कितना होता है 225, 225 पे 1 जीरो यानी 2 जीरो सॉरी, कितना जाएगा 22,500, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से इसका ब्याज निकल के आएगा। क्लियर, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है वो भी देखिए।
देखिए पहले समझिए, यदि हम किसी संख्या में, जैसे कि मान लीजिए संख्या लिखिए 2, 3, 4, 5, यदि हम किसी संख्या में 9 से गुणा करते हैं, यदि हम किसी संख्या में 9 से गुणा करते हैं, तो उस संख्या के अंकों का जो भी योग होगा वो भी कितना होगा, वो 9 ही होगा। चेक कर लेते हैं। जब इसमें 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 और 4 40 और 9 तीन 27 और 4 31 और 9 दूनी 18 18 और 3 21। अब इसके अंकों का जोड़ करके देख लेते हैं कितना जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9, यानी अंकों का योग कितना आया इसका भी 9। तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि हम किसी भी संख्या में 9 से गुणा करते हैं तो उस संख्या के अंकों का योग कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्लियर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन में पूछा था कि 62,500 रुपये पर कितने % दर से, सॉरी कितने साल के लिए, 4.5। 4.5 का मतलब कितना होता है, 9/2 ही होता है, गुणा दर हमें निकालनी थी, बटे में कितना आएगा 100, ये तो आएगा। यानी कि जो ब्याज निकल के आएगा वो इस पर निकल के आएगा। दर हमें निकालनी थी, तो दर निकालने के लिए हमने सारी कैलकुलेशन की थी। यदि मान लीजिए दर आपकी कुछ भी निकल के आए, ठीक है, फिर भी इस संख्या में 9 का गुणा तो हो ही रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दर आपकी 8 निकल के आए, 4 निकल के आए, 3 निकल के आए, कुछ भी निकल के आए, ठीक है, फिर भी संख्या में 9 का गुणा तो हो ही रहा है। जब इस संख्या में 9 का गुणा हो रहा है तो इस पूरी कैलकुलेशन का जो डिजिट सम होगा, अंकों का योग होगा, वो कितना होगा, 9 ही होगा। होगा कि नहीं होगा, जो कि मैंने आपको पकड़ के दिखा दिया। जब 9 होगा तो हम ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं जिसके अंकों का योग 9 है। ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ कितना है, 1 और 6, 7 और 2 9 और 3 12 और 2 15। 15 का मतलब डिजिट सम कितना आ गया, 6। इसको चेक करते हैं, 2 और 4 6, 2 और 4 6 और 5 11, यानी कि 2 2 2 4 और 5 9, यानी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम कितना है, अंकों का योग कितना है, 9 है। आप इस अप्रोच को यूज करके भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो आपको सब तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। इतनी लंबी कैलकुलेशन करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, जो मैं आपको पहले बताई थी, ठीक है। लेकिन किताबों में आपको यही तरीका दे रखा है, ना कि आपका डिजिट सम वाला तरीका। तो आपको दोनों तरीके याद रखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 4:1 है, और यदि 35 विद्यार्थी कम होते और 9 विद्यार्थी फेल हुए होते, ठीक है, तो यह अनुपात 2:1 होता। तो परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका शॉर्ट तरीका तो ये है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 4 और 1 5, ठीक है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 4 और 1 5 यूनिट विद्यार्थी हैं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो 5 से कटना चाहिए, ठीक है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 5 से कट रहा है, तो यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। लेकिन आपको पूरा दूसरा तरीका भी सीख लीजिए, बेसिक तरीका जो आपका, जिस तरीके से आप सॉल्व करते हैं वो वाला तरीका, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई 2 ऑप्शन ऐसे होते जो 5 से कट रहे होते, तो आपको कैसे करना होता है, तो फिर आप कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। एक तरफ आपको लिखना है फेल वाले और एक तरफ लिखना है आपको पास वाले। तो पहले पास, फिर फेल और फिर आपका कुल, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। तो देखिए पहले क्या है, आपका पास हुए हैं, कितने हुए हैं, 4, सॉरी 4:1, हाँ ठीक है। यानी कि 4 पास हुए, 1 फेल हुआ है, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 5। फिर अब कह रहा है कि यदि 35 विद्यार्थी कम होते तथा 9 और विद्यार्थी फेल हुए होते, तो ये अनुपात कितना होता, 2:1 होता। यानी कि 2 बच्चे पास होते, 1 बच्चा फेल होता। 2 पास होते, 1 फेल होता। कुल कितने होते, तो कुल होते आपके 3, ठीक है। कब होते, जब कुल में से कितने हैं, 35 विद्यार्थी कम शामिल होते, यानी कि 35 विद्यार्थी क्या होते, कम शामिल होते, और 9 विद्यार्थी और फेल होते, यानी फेल कितने होते थे, 9 और फेल हो रहे थे। क्लियर। अब देखिए इस वाली लाइन को आप भूल जाइए, इधर की लाइन को, इस लाइन पर फोकस करिए। यानी एक विद्यार्थी फेल हो रहा है कितने में से, 5 में से। एक विद्यार्थी फेल हो रहा है 3 में से, ठीक है। कब, जब 9 विद्यार्थी और ज़्यादा फेल हो रहे हैं और 35 विद्यार्थी कम शामिल हो रहे हैं तब। अब आप इसमें एलिगेशन लगाइए, कैसे लगाएंगे, 3 का गुणा करिए 1 में, 5 का गुणा करिए 1 में, यानी कि इन दोनों के गुणा का अंतर, यानी 3 एकम 3, 5 एकम 5, कितना आएगा, 5 माइनस के 3, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये होगा इन दोनों के गुणा के अंतर के बराबर। तो 35 एकम 35, चूंकि माइनस का हो जाएगा, और 9 3 27, कितना हो जाएगा
ये प्लस का हो जाएगा। तो दोनों को जब अंतर करेंगे तो ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो 27 प्लस 35 कितने होते हैं, 62। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 27 माइनस माइनस के 35। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करिए। तो इधर कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, इधर बचेगा आपका 27 में से जब माइनस के 35 घटाएंगे तो ये प्लस के 35 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 62। यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 62/2 यानी कि 31। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 31। पूछा क्या था आपसे, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी शुरू में कितने थे, शुरू में कुल विद्यार्थी थे 5 यूनिट। तो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 31 गुणा 5 यानी कि 155। ठीक है, 155 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपसे शुरू के ही विद्यार्थियों की संख्या पूछी थी, यानी कि परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, तो 155 थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 31523 को काव लिखा जाता है, इसको क्लॉक लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए 3 का नंबर क्या होता है, यानी सी का नंबर क्या होता है, सी का नंबर होता है 3, ओ का नंबर कितना होता है 15 होता है, डब्ल्यू का नंबर कितना होता है तो 23 होता है, यानी कि इसकी नंबरिंग कर दी गई है। अब इसी तरह से इसको निकाल सकते हैं। देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि ये आपका 1 है, तो पहले ए आना चाहिए था। क्लियर। फिर उसके बाद में आपका 49 तो कुछ 4 तो 4 आएगा, 4 आएगा, तो 4 आने के बाद में यहाँ पे डी आना चाहिए था। इसका मतलब ये हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तरीका हमारा गलत है। यदि हम इस पूरे को हम क्या मान लें, 14 मान लें, तो हमारा कितना आना चाहिए था, एन आना चाहिए पहले, फिर हमारा एन है, फिर हमारा कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। देखिए किसी में है तो आपका इसमें है, इसका मतलब यही हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। ठीक है, बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है, मुख्यमंत्री नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्तगी, विधानसभा को भंग करना या फिर विधेयकों को स्वीकृति देना। तो जो राज्यपाल के विवेकाधिकार सीमित हो जाते हैं वो कहाँ होते हैं, वो विधेयकों की स्वीकृति देने में क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। ठीक है, किसकी करते हैं, तो राज्यपाल की। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, बात करेंगे राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो जब बात पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की है तो वो किया गया था आपका बेल्जियम में। ठीक है, कहाँ किया गया था, बेल्जियम में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। बात करेंगे बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है, शाम काल 8:30 बजे घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना हुआ, यानी कि 8:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कोण बताना है, कितने अंश का बनेगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आपका किसी भी मतलब एंगल के बीच में किसी भी समय एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो नोट कर लीजिए। जैसे कि 11/2 एम माइनस के 30 एच। एम क्या, मिनट वाली सुई, एच क्या है, घंटा। लगा दीजिए बस इसमें 11/2। एम कितना हो रहा है, 30 मिनट हो रही है, माइनस के 30 गुणा घंटे कितने बज रहे हैं, 8 गुणा 8। 2 से काटिए 15 बार, 15 इंटू 11 कितना होता है, 165, माइनस के 3 × 8 = 24 यानी 240। तो 240 में से 165 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 75। ठीक है, आपको माइनस प्लस नहीं देखना, आपको सिर्फ देखना है कितना बच रहा है, कितना बचेगा 75। तो 75 डिग्री का ही कोण बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 11/2 एम माइनस के 30 एच। क्लियर। ये क्या है, दो सुइयों के बीच में कोण निकालने का फॉर्मूला है। अगला प्रश्न देखिए, कथन है और निष्कर्ष है। कथन कह रहा है कि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री राय ने अखिल भारतीय नाभिकीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आशा है कि अब संस्थान के प्रशासन में सुधार होगा। तो इसके पीछे क्या पूर्व अवधारणा हो सकती है वो देखिए। पहली पूर्व अवधारणा है कि श्री राय से पहले संस्थान में कोई निदेशक नहीं था। तो ये तो बात गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं है। निदेशक यह उम्मीद की जाती है कि वह संस्थान का प्रशासन देखें। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, यानी केवल पूर्व अवधारणा दो अंतर्निहित है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है, तो संख्या क्या होगी? तो देखिए मान लीजिए एक संख्या आपकी x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 2/5x हो जाएगी, क्योंकि 2/5 गुनी है और दोनों का योग है कितना? 50 है। बस सॉल्व कर लीजिए। तो 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 7x बटे में 5 बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा? 50 गुणा 5 बटे में 7, यानी कि 250 बटे में 7। यानी आपको एक संख्या मिल गई आपको 250 बटे में 7। ऑप्शन चेक करिए, 250 बटे 7 किस में है? तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही है। बस इसी से आंसर निकल आएगा, दूसरी संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या था? द्वितीय पूछा है। पहले नंबर पर आपको पता ही है, पहले नंबर पर कौन सा है? यूपी। दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, फिर बिहार। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? बिहार आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर है। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? तो वो थी आपकी सिक्किम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग जटिल बीजगणितीय गणनाओं में किया जाता है? अल्गोल, पास्कल, कोमाल या फिर प्रोलॉग। तो बीजगणितीय गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्गोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको मैंने कल बता ही दिया था कल की वीडियो में कि जो कंप्यूटर का जनक था वो कौन था? चार्ल्स बेबेज था। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए दंडा रेखा क्वेश्चन है, निम्न रेखा ग्राफ में एक स्कूल में वर्ष 2008 से 2013 तक के वर्षों में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है, 2008 से 2013 तक की। ठीक है, एक बार ग्राफ देख लीजिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2008, 2009, 2012 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का औसत लगभग कितना था? यानी औसत बताना है, औसत कितना था? 2008 में कितने पास हुए? 2008 में 110 पास हुए। ठीक है, 110। फिर 2009 में कितने हुए? 138 हुए। 2012 में कितने हुए? 2012 में आपके 156 हुए। ठीक है, तो इनका औसत कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ लीजिए। तो तीनों को जोड़ेंगे, 8 अच्छा 14, और फिर 3 और 5 8 और 1 9 1 10 और 4 404। कुल योग कितना आ गया? 404। अब क्या करना है आपको? औसत कैसे निकालते हैं? कुल योग बटे में संख्या। संख्या कितनी? 1 2 3। तो हम 404 में क्या करेंगे? 404 में 3 का भाग कर देंगे। तो 404 बटे में 3 कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 छक 18, यानी कि 134.6। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या है? राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2008 से 2011 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? 2008 में कितने थे विद्यार्थी पास हुए थे? 110 हुए थे। 2011 में 170 हुए थे। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो देखिए 110 से 170 यानी वृद्धि कितनी की हुई है? तो 60 की वृद्धि हुई है। कितने पे? 110 पे। गुणा कर देंगे 100 का, 0 से 0 खत्म। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? ये 600 बट्टे में 11, जो किसके बराबर होता है? जो बराबर होता है आपका 11 पंजे 55 और 11 चौक 44, यानी 54 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्लियर, इस तरह से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। यानी कि जो गीता है वो सीता से अधिक सुंदर है। ठीक है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, इसका मतलब रीता इससे भी अधिक सुंदर है। तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है? सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, सीता रीता से ज़्यादा सुंदर नहीं है, यानी ये पहला गलत हो जाएगा। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गीता गीता से ज़्यादा सुंदर है, गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, यानी सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, यानी ये वाला जो कथन है वो आपका क्या है? सही है। ठीक है, इस तरह से बना के इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये करंट का क्वेश्चन है। किसकी बनी है? तो ये बनी है आपकी कांगो की। ठीक है,
तो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? थाईलैंड, अजरबैजान, भारत या फिर संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ किया गया था? ये आपका अजरबैजान में किया गया था। अजरबैजान की राजधानी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बाकू। ठीक है, बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 बक्सों का वजन 20, 30, 40 और 60 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता, और एक संयोजन में एक बक्सा ही एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है? देखिए, क्या 150 बन सकता है? तो देखिए, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 30 130 प्लस 20 100 150, 150 तो बन सकता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 110 बन सकता है क्या? तो 40 30 70, 70 20 90, या फिर और कुछ चेक करते हैं। तो 60 प्लस 30 90 20 110, तो ये भी नहीं बनेगा। 130 चेक करते हैं। तो 60 प्लस 40 100 प्लस 30 130, ये भी नहीं बनेगा। पूछा आपसे कौन सा नहीं हो सकता। 140 चेक करते हैं क्या बन सकता है। तो 60 प्लस 40 140, 30 130 150, यानी ये आपका नहीं बनेगा, तो ये आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको, यानी इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? तो जब ये आकृति का दर्पण इधर लगा हुआ है, तो इसमें जो दर्पण प्रतिबिंब आकृति होगी वो इसमें इधर साइड में है, बाईं साइड में। दर्पण में क्या आएगी? दाईं साइड में आएगी, उल्टी साइड में आती है। तो देखिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब चेक करिए, ये वाली लाइन इधर जा रही है, तो दर्पण प्रतिबिंब में ये लाइन किधर जाएगी? इधर जाएगी, इधर साइड में जाएगी, इस तरह से, जो कि आपकी किसमें दे रखी है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है। क्लियर? आप इस तरह से भी देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों की माध्यिका 63 है तो x का मान बताइए। देखिए, माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो जब आंकड़े दे रखे हों और उनको, या तो आपको आरोही क्रम में लगाना होता है या फिर अवरोही क्रम में लगाना होता है। तो आरोही क्रम में लगाने के बाद जो संख्या बीच में आती है वही आपकी क्या होती है? माध्यिका होती है। चूंकि आंकड़े पहले से ही आरोही क्रम में लगाए गए हैं, तो देख लेते हैं कितनी संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं क्या है? सम रूप में है, यानी संख्याएं सम है। तो इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो बीच वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दीजिए। बीच की दो संख्या कौन सी हो जाएंगी? क्योंकि कुल संख्या कितनी है? 10 है। तो 1 2 3 4, 4 यहाँ से हटा दीजिए, और 1 2 3 4, 4 यहाँ से हटा दीजिए। बची कौन सी दो संख्या? ये दोनों संख्याएं आपकी बच गई। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? बीच वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी कि x+2 अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगी? इसकी माध्यिका हो जाएगी, जो किसके बराबर दे रखी है? 63 के बराबर। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x, यानी 2x प्लस 2, यानी कि 2x प्लस 2 बराबर 63। बटे में 2 भी है तो 2 रख दीजिए। अब देखिए, 2 से एक ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा? x प्लस 1 बचेगा बराबर 63। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 62 बन जाएगा। x बराबर आ जाएगा आपका 63 में से घटा देंगे, कितना जाएगा? 62। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन लेके 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? x प्लस 1 बचेगा, जो कि 63 के बराबर होगा। फिर एक इधर जाएगा तो ये 62 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया था? आयरन मैन, आयरन पावर, आयरन कॉम्बैट या फिर आयरन शील्ड? तो डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था आयरन शील्ड। ठीक है, हवाई हमलों को रोकने के लिए ये आपका ये इजराइल के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। नेक्स्ट है, किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्ला शीर्षक कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? किस देश का है? रूस का है, इजराइल का है, ईरान का है या फिर पाकिस्तान का है? तो ये किस देश का है? ये आपका रूस का है। रूस के बारे में मैंने आपके कल के प्रैक्टिस सेट में डिटेल में बताया हुआ है, तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 tan a बराबर 4 है तो इस क्वेश्चन का मान बताइए। तो देखिए, 5 tan a बराबर 4 है, तो यहाँ से tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 बटे में 5। आपको पता है tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a।
क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, साइन अपन कॉस होता है, तो 4/5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन की वैल्यू कितनी है, 4 है, और कॉस की वैल्यू कितनी है, 5 है। बस साइन ए की जगह पर 4 रख दीजिए, कॉस ए की जगह पर 5 रख दीजिए। आपको पूछा क्या है, 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए बटे में साइन ए प्लस 2 कॉस ए, यानी ये आपसे पूछा है, तो रख दीजिए 5 की जगह 5, साइन ए की जगह कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस 3 गुणा कॉस ए की जगह कितना आएगा, 5 आएगा, बटे में साइन की जगह 4, कॉस की जगह कितना आएगा, तो 5 आएगा। सॉल्व कर लीजिए, 5 चौक 20, 20 में से 15 जाएंगे तो 5 बचेंगे ऊपर, और नीचे 5 दूनी 10 और 4 14, कितना आएगा आंसर, 5/14, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पारुल तथा रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 94 हो जाएगा होगा। कितने वर्षों बाद रोहित की आयु पारुल की वर्तमान आयु के बराबर होगी। देखिए, पारुल और रोहित की आयु का अनुपात दे रखा है 7:5। ठीक है, वो कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। इसका मतलब वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा। देखिए, 5 वर्ष के बाद में, यानी कि दोनों में 5-5 साल जोड़ेंगे तो 10 साल जुड़ी होंगी, तब जाके कितना बनाए, 94 बनाए। इसका मतलब वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 84 रहा होगा। तब जाके 5 इसमें जुड़ेंगे, 5 इसमें जुड़ेंगे तो 5 साल के बाद कितना जुड़ जाएगा, 10 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा योग उनका, 94 हो जाएगा। इसका मतलब वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, तो 84 है। लेकिन यूनिट के हिसाब से कितना है, तो 7 और 5 12 है। इसका मतलब 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 84। एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 84/12, यानी कि 7। एक की वैल्यू 7 है तो 7 की वैल्यू 49, और 5 की वैल्यू 7×5 35, यानी कि जो रोहित है वो वर्तमान में 35 साल का है, और जो पारुल है वो वर्तमान में 49 साल का है, साल की है। ठीक है, पूछा गया आपसे आपसे पूछा है कि कितने वर्षों के बाद रोहित की आयु पारुल की वर्तमान आयु के बराबर है, यानी रोहित की जो आयु है वो कितने साल के बाद में 49 साल का हो जाएगा, यानी पारुल के बराबर हो जाएगा, पारुल की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगा। तो कितने साल के बाद, तो इसमें कितना जोड़ देंगे हम, तो 14 जोड़ देंगे, तभी तो 49 बनेगा। इसका मतलब 14 साल के बाद में जो रोहित की आयु होगी वो पारुल की वर्तमान आयु के बराबर होगी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आपको प्रश्न आकृति दे रखी है, आपको उत्तर आकृति में से आकृति छांटनी है और इसमें लगाना है। ठीक है, कौन सी आकृति इसमें राइट आंसर बनेगी, तो इस आंसर उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी आकृति इसमें फिट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 13वां, 19वां, 15वां या फिर 10वां। तो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को मिला है 10वां स्थान। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे, पशुपति, शिव, विष्णु, वरुण या फिर कृष्ण। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता थे पशुपति, शिव थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक जो मोहर मिली है, ठीक है, मोहर पर किस जानवर का चिन्ह है, तो एक सींग वाले जानवर है, एक सींग वाला जानवर। ठीक है, उसका चिन्ह बना हुआ है। मोहर किसकी बनी हुई है, तो मोहर बनी हुई है टेराकोटा की, टेराकोटा की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लोग PQRST हैं, एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है और एक हॉकी खिलाड़ी है। तो देखिए इसको साथ में साथ बना लेते हैं। कौन कौन से डायग्राम दे रखे हैं, देखिए व्यक्ति दे रखे हैं। ठीक है, व्यक्ति के अलावा फिर खेल दिए हुए व्यक्ति है, खेल है, फिर आपके पास विवाहित और अविवाहित। ठीक है, यानी कि अच्छा, इसके अलावा महिला भी है कुछ, इसमें पुरुष भी है, तो सबसे पहले तीसरे नंबर पर आ जाएगा लिंग। ठीक है, फिर उसके बाद विवाहित अथवा अविवाहित, यानी कि वैवाहिक की स्थिति। ठीक है, यानी ये 4 पॉइंट दे रखे हैं इसमें, इसके हिसाब से बना लेते हैं अपना डायग्राम। ठीक है, व्यक्ति कितने हैं, 5 लोग हैं, यानी कि PQRS और T। ठीक है, अब जैसा बोलता जाए वैसा बनाते जाएंगे। एक लाइन ये हो गई, 2 3 4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 5 व्यक्ति
PQRST हैं। एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है और एक हॉकी है। यानी खेल कौन कौन से हैं? फुटबॉल है, शतरंज है और हॉकी, 3 खेल हैं। ठीक है। पी और एस क्या है? अविवाहित है। यानी पी और एस क्या है? अविवाहित है। इनकी इनका विवाह नहीं हुआ है। पी अविवाहित है और एस भी क्या है? अविवाहित है। क्लियर। अब कह रहा है कि पी और एस अविवाहित है, महिला है। क्या है? ये महिला है। तो इनका लिंग भी क्लियर हो गया कि ये महिला है और ये भी आपका महिला है। क्लियर। किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती हैं, यानी खेल भी नहीं खेलती कोई भी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, महिला में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती है। यानी कि कोई भी महिला शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती है। इसका मतलब कुछ महिलाएं और भी होंगी, क्योंकि ये दोनों महिलाएं तो कोई भी गेम नहीं खेलती हैं, तो कुछ महिलाएं और भी होंगी। आगे देखते हैं। एक विवाहित दंपत्ति है। विवाहित दंपत्ति का मतलब पति पत्नी, इसका मतलब एक महिला भी और है। ठीक है। जिसमें टी पति है। टी क्या है? पति है। टी पति है। टी क्या है? टी पति है। यहाँ पर लिख लेते हैं पति। ठीक है। और टी क्या है? पति। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। ये वैवाहिक दंपत्ति है जिसमें टी पति है। क्यू आर का भाई है। क्यू क्या है? आर का भाई है, यानी इस लिख लीजिए भाई। और क्यू आर का भाई है और वह ना तो हॉकी खेलता है ना शतरंज। क्यू क्या नहीं खेलता? हॉकी नहीं खेलता, शतरंज भी नहीं खेलता। इसका मतलब क्या खेलता होगा? तो फुटबॉल खेलता होगा। क्यू हॉकी नहीं खेलता, शतरंज नहीं खेलता, तो क्या खेलता होगा? फुटबॉल खेलता होगा। ठीक है। क्योंकि 3 ही तो गेम है, एक फुटबॉल है, एक शतरंज है, एक हॉकी है। तो क्यू फुटबॉल हॉकी नहीं खेलता, सॉरी क्या है, क्यू आर का भाई है और वह ना हॉकी खेलता है ना शतरंज, तो क्या खेलता होगा? फुटबॉल खेलता हो। आपसे पूछा क्या है? फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? फुटबॉल खिलाड़ी कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। सिंपल सा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कंपेशनेट दे रखा है, कौन सा इसमें से नहीं बनाया जा सकता? तो आपको यहाँ पे 22 दिखाई दे रहा होगा, 22 में आपको कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है, प्रेक्षणों इनकी माध्यिका व बहुलक का माध्य बताइए। माध्यिका व बहुलक का माध्य। तो देखिए, माध्यिका क्या होती है? को आप माध्यिका होती है जो, इनको आप जब इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे तो जो संख्या बीच में आएगी वो आपकी माध्यिका होगी। और बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है वो उसका बहुलक होता है। तो देखिए, इसमें बहुलक देख लेते हैं पहले। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो इसमें सबसे ज्यादा बार आया है 9, 3 बार आया है। इसका मतलब बहुलक बहुलक कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है। माध्यिका चेक करते हैं। तो जब इनको आरोही क्रम में लगाएंगे तो पहले दूसरे, देखिए कुल है कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो जब 8 है तो जो 2 बीच की संख्या होंगी वही उनका जोड़ का आधा क्या होगा? माध्यिका होगा। तो 2 बीच की संख्या कौन कौन सी होंगी इसमें? तो इनको आरोही क्रम में लगा लेते हैं। 6 6, फिर आपका 8 8, फिर 9 9 9, फिर आपका 14। ठीक है। क्लियर। ये तो संख्या है, 3 और 3 6 और 2 8, यानी कुल मिला के 8 संख्या है। तो जो 2 बीच की संख्या होंगी यानी कि ये, इन दोनों का योग का आधा, यानी कि 8 प्लस 9 बटे में 2, यानी कि 17 बटे 2, यानी कि 8.5। यानी कि जो 8.5 वो क्या है? आपकी माध्यिका है। माध्यिका कितनी होगी? 8.5 हो गई। अब आपसे पूछा क्या है? माध्यिका व बहुलक का भी माध्य है, यानी कि दोनों का एवरेज। तो 8.5 प्लस 9 का माध्य कितना हो जाएगा? तो 8.5 प्लस 9, यानी कि 8.5 प्लस 9 का माध्य, यानी कि बटे में कितना जाएगा? 2। बटे में कितना जाएगा? 2। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका? 8.5 प्लस 9 यानी 17। 17.5 का आधा कितना होता है? 8.75। ठीक है। तो इस पूरे का माध्य कितना हो जाएगा? 8.75। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है। और इसके इसके पिता का नाम क्या था? तो ये किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। ठीक है। जिसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से, जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, या फिर जल की बूंदों के आयनन से, या फिर जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। जब जल की बूंदें जब जल की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसका जो अपवर्तन और परावर्तन होता है उसके कारण क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, बात करें इंद्रधनुष के तो कितने रंग होते हैं? तो इसमें 7 रंग होते हैं। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है वो किस रंग की होती है? तो वो होती है आपकी लाल रंग की, सबसे ज्यादा होती है। और सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम होती है बैंगनी की। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अंडरूट 128 प्लस अंडरूट 60 माइनस अंडरूट 16 का मान क्या होगा? देखते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन है आपका अंडरूट में 128 प्लस अंडरूट में 260 माइनस में अंडरूट में 16। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, जो आपके यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट मैंने कराए थे उसमें इनकी शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। इसको वैसे दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, तो आपको इसको दाईं तरफ से सॉल्व करना होता है। तो देखिए अंडरूट 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 128 बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा? 260 माइनस के 4। 260 में 4 हटाएंगे कितना बचेगा? 256। यानी कि अब आपका बचेगा 128 प्लस अंडरूट में 256। 256 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप कहेंगे 16 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 128 प्लस के 16। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 128 प्लस 16 होता है 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है? तो 144 का वर्गमूल होता है आपका 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा? 12 बनेगा। मैंने शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया था? मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि आपको पीछे क्या दे रखा है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस आपको आगे वाली संख्या पर फोकस करना है। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जो आपको आगे संख्या रखी लिखी हुई है उसी पर फोकस करिए। जो 128 लिखा है उस पर फोकस करिए, और उसके बाद में जो चिन्ह दे रखा है प्लस का या फिर माइनस का, जो भी चिन्ह दे रखा होगा उस पर फोकस करिए। यदि मान लीजिए आपको चिन्ह का दे रखा है प्लस का दे रखा है, तो आप 128 के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए। 128 के तुरंत बाद में पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए, कितनी आती है? 144 आती है। बस उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? तो 12। वही आपका क्या होगा? पूरे का आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो आपको 128 से जस्ट कम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी होती, जो कि आपकी कितनी होती? अंडरूट में 121। इसका आंसर कितना होता? 11 होता। ठीक है, ज़्यादातर जो पैटर्न होता है वो इस तरह का बना होता है। ठीक है, आप कुछ सवाल मिले तो आप करके देखिए, आपका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि टीवी और फ्रिज के मूल्य में 3:2 का अनुपात है, टीवी का मूल्य फ्रिज के मूल्य से 6000 रुपये अधिक है, तो फ्रिज का मूल्य क्या होगा? देखिए टीवी का मूल्य कितना है? 3 यूनिट है। फ्रिज का कितना है? 2 यूनिट। तो कितने यूनिट अधिक है? तो 1 यूनिट अधिक है। कितना अधिक है? 1 यूनिट अधिक है। लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक है? तो 6000। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6000। क्लियर? पूछा गया फ्रिज का मूल्य, फ्रिज का मूल्य है कितना? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12000। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको क्या बताया? टीवी और फ्रिज के मूल्यों का अनुपात रखा 3:2, यानी कि 3 मूल्य टीवी का है तो 2 मूल्य फ्रिज का है। यानी कितना अधिक है टीवी का मूल्य? 1 यूनिट अधिक है। लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक है? तो 6000। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6000 है। पूछा क्या है? फ्रिज का मूल्य, फ्रिज का मूल्य है कितना? 2 यूनिट। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12000। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, यदाकदा या फिर हमेशा। सबसे पहले हमेशा आता है, फिर आपका आता है सामान्यतः आता है, फिर आपका कभी कभी, और फिर आपका आएगा यदाकदा, फिर आपका कभी नहीं। यानी सबसे एंड में क्या आएगा? आपका कभी नहीं। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका हमेशा। यानी 5 से शुरुआत होगी, खत्म किस पे होगा? तो 1 पे होगा। यानी कि 2 ऑप्शन ऐसे हैं। तो 5 के बाद में कौन आएगा? 5 के बाद में आएगा आपका सामान्यता, यानी हमेशा, हमेशा के बाद सामान्यता। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? यानी किसमें कार्बन नहीं मिलता है? काजल, हेमेटाइट, ग्रेफाइट या फिर चारकोल। तो देखिए जो आपका हेमेटाइट होता है ये आपका लोहे का अयस्क होता है, यानी कि लोहे का अयस्क होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आपका कार्बन नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी आपका काजल में कार्बन होता है, ग्रेफाइट में होता है और चारकोल में होता है। बाकी आपके हेमेटाइट में नहीं होता है। नेक्स्ट है,
SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति दर्शाने वाली प्रणाली में यह अवश्य होना चाहिए। क्या अवश्य होना चाहिए? केवल प्रत्यास्थता, केवल जड़त्व, प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों, या फिर प्रत्यास्थता, जड़त्व एवं बाह्य बल। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होनी चाहिए? तीनों चीजें होनी चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? जो आपने देखा होगा पेंडुलम जो होता है घड़ियों में, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति ही करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यदि डिवाइड का अर्थ क्या है? जोड़ है। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल हो, आप पहले जो संख्या लिखी है उनको लिख लीजिए, जैसे कि 49, 7, 3, 9, 4। ठीक है, अब गुणा का अर्थ क्या है? तो गुणा का अर्थ है भाग, यहाँ लगा दीजिए भाग। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ लगा दीजिए गुणा। भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है जोड़, तो यहाँ कर दीजिए जोड़। फिर प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है घटाओ, तो यहाँ कर दीजिए घटाओ। बस अब इसको पोर्टमास के नियम के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, यानी पहले भाग कर लीजिए, फिर गुणा, फिर फिर जोड़, फिर घटाओ। सबसे पहले भाग करिए, 49 में 7 का भाग करेंगे तो आएगा 7, गुणा 3 प्लस 9 माइनस के 4। अब नंबर किसका आएगा? गुणा का। 7 दिया 21, 21 प्लस 9 माइनस के 4। अब नंबर आएगा जोड़ का, 21 प्लस 9 कितना होता है? 30 माइनस के 4। अब नंबर आएगा घटाएगा, 30 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 26। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा? 26 बनेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा आरेख भाषा हिंदी और फ्रेंच के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है? कौन सा आरेख भाषा हिंदी और फ्रेंच? आपको पता है कि भाषा के अंतर्गत क्या आ जाएगा? हिंदी आ जाएगा और फ्रेंच आ जाएगा, क्योंकि हिंदी अलग होती है, फ्रेंच अलग होती है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्षीय 5 नए लड़के कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु क्या होगी? देखिए यदि जो नए लड़के 5 आए, यदि वो औसत के बराबर यानी 11 साल के ही होते, तो औसत कितना रहता? 11 वर्ष ही रहता पूरी क्लास का। लेकिन औसत क्या हो जाएगा? कुछ कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम? क्योंकि जो नए बच्चे आए वो औसत से कुछ कम साल लेके आए। कितने साल कम लेके आए? तो हर एक 2 साल कम लेके आए, क्योंकि 11 साल लाना था लेकिन लाया कितना? तो 9 साल लेके आए, यानी कि हर एक कितना कम कम लेके आए? तो 2 साल कम लेके आए। आए कितने बच्चे हैं? 5 साल, यानी कितना कम लेके आए? तो 10 साल कम लेके आए। यानी हर एक 2-2 साल कम लेके आए, तो 5 साल, 5 बच्चे कितने साल कम लेके आएंगे? तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 साल कम लेके आएंगे। तो ये जो 10 साल कम लेके आएंगे, ये किस हिस्से में जाएंगे? बाकी जो सभी बच्चे हैं उनके हिस्से में जाएगी। तो अब बच्चे कितने हो गए? 15 पहले थे, 5 अब हो गए। अब तो अब लड़के कितने हो गए? अब लड़के हो गए 20। यानी जो 10 साल घटेंगे वो सबके हिस्से में से घटेंगे, तो हर एक के हिस्से में कितना पड़ेगा? 10/20, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 वर्ष। यानी कि जो एवरेज था वो हर एक के हिस्से में से 0.5 क्या हो जाएगा? पहले से कम हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो एवरेज था वो 11 है, तो अब नया एवरेज कितना हो जाएगा? 11 माइनस 0.5, यानी कि 10.5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट देखिए, साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा, मान लीजिए कोई इस तरह का रोड है और इस पर साइकिल चालक जा रहा है, तो ये जो मोड़ पड़ रहा है, ये वाला जो मोड़ आ रहा है, इसमें साइकिल चालक को किस तरह झुकना चाहिए? यानी कि इधर केंद्र की ओर या फिर इधर बाहर की ओर, ये आपसे पूछा है। तो जब भी साइकिल चलाएगा तो जब मोड़ आएगा तो केंद्र की तरफ ही मुड़ेगा। आप किधर मुड़ेगा? वो केंद्र की तरफ ही क्या करेगा? वो झुकेगा, मुड़ेगा नहीं, झुकेगा। तब जाके उसकी साइकिल क्या बनेगी? बैलेंस बनेगी। यदि मोड़ इधर को है तो इधर को झुकेगा, यदि मोड़ इधर को है तो इधर को झुकेगा। यानी जिधर मोड़ होता है उधर की ओर ही वो झुकता है, यानी केंद्र की ओर ही क्या करेगा? वो झुकेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाइट्रोजन किससे बनते हैं? नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक बनते हैं वो बनते किससे हैं? तो आपका नाइट्रोजन से ही बनते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वही क्या है? आपका राइट आंसर। और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जैसे आपने सुना होगा यूरिया, फॉर्मूला क्या होता है उसका? NH2CO NH2। ठीक है, इसमें कितने % नाइट्रोजन होती है? तो 40% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था, यानी कि प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला पदार्थ कौन सा था? सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो वो यूरिया था। और उसके बाद इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था हॉलैंड ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा?
देखिए इसको, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, आपको पता है कि ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है। यदि मान लीजिए आपका एंगल क्या है, थीटा है, तो साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/5, यानी कि लंब यानी ये 3, कर्ण यानी कि ये 5। यदि ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा आपका, 4 होगा, जो कि मैंने आपको इसी प्रैक्टिस सेट में समझाया हुआ। क्लियर? यानी कि थीटा बराबर, आपको तीनों मतलब भुजाओं की वैल्यू पता चल गई। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो टेन थीटा की वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। क्लियर? और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, यानी कि sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, यानी कि 5/4। क्लियर? यानी अब हमें सारी वैल्यू पता चल गई जो हमें चाहिए। आपसे पूछा कि टेन थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, तो टेन थीटा कितना है, 3/4, प्लस sec थीटा कितना है, 5/4, इसका होल स्क्वायर पूछा है। सॉल्व कर लेते हैं। बेस समान है तो आपका अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, 8/4 का होल स्क्वायर, यानी कि दो का वर्ग कितना होता है, 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी 4। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक खंभा 100 मीटर ऊंचा है, यदि इसकी छाया की लंबाई 100√3 मीटर हो तो सूर्य का उन्नत कोण का बताइए। आपसे ये पूछा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर खंभा है, इसकी परछाई है, परछाई कितनी है, तो 100√3 है, और खंभा कितना मीटर लंबा है, तो 100 मीटर लंबा है। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कि ये जो एंगल बनना है, ये वाला, ये एंगल कितने अंश का है। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि ये क्या होता है, या आपका आधार होता है, या आपका लंब होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो इस एंगल पर निकालिए, लंब और आधार किस में आते हैं, तो टेन के रूप में आते हैं। तो यहाँ से आप टेन थीटा बराबर क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, 100, आधार कितना है, 100√3, 100 से 100 कट जाएगा एक बार, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3, कितनी आएगी, 1/√3। आपको पता है कि टेन थीटा में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, टेन 30 की होती है। 10 से 10 खत्म, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि सूर्य का उन्नत अंश कोण कितना होगा, 30 अंश। क्लियर? नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सारे स्वर निकाल दिए जाए तथा शेष अक्षरों को विपरीत क्रम में लगाया जाए तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए बनाते हैं इसको। देखिए आपसे कह रहा है कि सारे स्वर निकाल दिए जाए, ठीक है, उसके बाद में जो अक्षर बचेंगे उनको विपरीत क्रम में लगाना है। पूछा क्या आपसे, दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब हम विपरीत क्रम में लगाएंगे इसको, तो दाएं तरफ, सबसे दाएं तरफ क्या आएगा, पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ई तो हट जाएगा क्योंकि स्वर है, फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा, आई नहीं आएगा, फिर जे आएगा, फिर के आएगा, इस तरह से आएगा। पूछा क्या हमसे, 8वां पूछा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां लेटर कौन सा आ रहा है, दाईं तरफ से, तो के आ रहा है, वही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। हमें सारे लेटर निकालने की क्या जरूरत है, जब हमारा आंसर यहीं पर निकल रहा है तो। ठीक है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया था। तो किसको नियुक्त किया था, उसको किया था आयुष्मान खुराना को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको अभी क्या किया था, चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो जो CFC होते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ होते हैं अधिकतर, माइक्रो ओवन में, सौर हीटर में, धुलाई मशीनों में, या फिर रेफ्रिजरेटरों। तो CFC जो होते हैं वो आपके रेफ्रिजरेटरों में प्रयोग होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो आपकी ओजोन परत है, ओजोन परत का क्या होता है, क्षरण होता है, जिसकी वजह से इनका प्रयोग कम कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, सभी कलम पुस्तक हैं, कुछ कलम पेंसिल है। ठीक है, सभी कलम क्या है, पुस्तक है। ठीक है, और कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम क्या है, पेंसिल है। इस तरह से डायग्राम बनेगा। इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है, कुछ पुस्तक पेंसिल है तो कुछ पुस्तक आपकी पेंसिल है। ठीक है, कुछ पेंसिल पुस्तक नहीं है तो ये तो आपका नहीं बनेगा। सभी पुस्तक पेंसिल है, सभी पुस्तक पेंसिल नहीं है, तो ये भी गलत है। सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम पेंसिल भी नहीं है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी। ओनली ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका एकदम सही है। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य रखता है। यदि वो अपने ग्राहकों को 30% की छूट दे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? देखिए, मान लीजिए कि जो ग्राहक का लागत मूल्य है वो कितना है, वो आपका 100 रुपये है, लेकिन वो कह रहा है कि 50% अधिक बढ़ाता है, यानी 50 रुपये अधिक बढ़ा के लिखेगा। उसने कितने रुपये अंकित कर दिया? 50 रुपये बढ़ा के, यानी कि 150 रुपये उसको अंकित कर दिया, यानी अंकित मूल्य कितना हो गया? 150। उसने खरीदी कितने में थी? तो 100 में खरीदी थी। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है उसका? 100 रुपये है, और अंकित मूल्य उसका 150 रुपये है। अब वो कह रहा है उस पर 30% की छूट भी दे रहा है, तो आपको पता है कि छूट दी जाती है, वो किस पे दी जाती है? तो अंकित मूल्य पे दी जाती है। छूट दी जाती है 30% की दी जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 150 का 30% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? यानी कि ये हो जाएगा आपका 15 या 45, यानी कि 150 पे 45 रुपये की छूट दी जा रही है। तो इसका मतलब कितने में बेची जा रही होगी? तो 150 वाली चीज़ 45 रुपये की छूट यानी कि 105 में बेची जा रही होगी। क्लियर सी बात है। आपसे पूछा उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, लेकिन उसने खरीदी तो 100 की थी ना, बेच कितने का रहा है? 105 का बेच रहा है। इसका मतलब कितने का लाभ कमा रहा है? तो 5 रुपये का लाभ कमा रहा है। 100 की चीज़ खरीद रहा है और 105 की बेच रहा है, तो इसका मतलब 5 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो कितने परसेंट का लाभ हो गया? तो 5 का लाभ हुआ। कितने पे? लाभ या हानि की गणना करते हैं हम क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 100, गुणा कर देंगे 100 का परसेंट निकालने के, 100 से 100 खत्म। कितना हो गया ये? 5%। यानी वो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है? तो 5% का लाभ कमा रहा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। उनकी अनुप्रस्थ और वनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी होगी? देखिए देखिए, दो वृत्त बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5, इसकी 5 मान लेते हैं। इसकी कितनी त्रिज्या है? इसकी है 3, ठीक है। पूछा क्या आपसे? दोनों केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है 24, यानी ये दूरी दे रखी है आपको 24, ठीक है। आपसे पूछा है कि उनकी अनुप्रस्थ और वनिष्ठ स्पर्शरेखा, यानी कि आपकी इस तरह की जो स्पर्शरेखा बनेगी इनकी, इस तरह की और आपकी इस तरह की, ठीक है। इन दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई बताइए। तो वनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई कैसे निकालते हैं? देखिए, लंबाई बराबर अंडर रूट में डी का स्क्वायर माइनस के R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाइए। डी क्या है? दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। देखिए डी कितना है? 24, 24 का वर्ग हो जाएगा माइनस R1 प्लस R2 यानी 5 प्लस 3 यानी कि 8 का वर्ग, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, यानी कि ए प्लस बी कर देंगे तो 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 32, इंटू ए माइनस के बी करेंगे कितना आएगा? 16। देखिए 32 को ले सकते हैं हम 16 गुणा 2, गुणा इसको 16 ले सकते हैं, तो यहाँ से आपका 16 बाहर आ जाएगा। कितना बचेगा आपका? 16√2, यानी कि लंबाई कितनी आ जाएगी? 16√2। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस न्यूरोलॉजी कंपनी ने मानव मस्तिष्क में पहली कंप्यूटर चिप लगाई है? न्यूरोलिंक, कर्नेल, ब्लैक रोल या फिर न्यूरेबल? किसने लगाई है? ये आपकी न्यूरोलिंक ने लगाई है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। भारत की पहली महिला रोबोट को जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी का नाम क्या है? व्योममित्र, अग्निमित्र, वायुमित्र या फिर अंतरिक्ष मित्र? जो पहली महिला रोबोट बनी है भारत की, वो का नाम क्या है? व्योममित्र, ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करना जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।